मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं और ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं और इंग्लिश में होने के कारण ये किसान भाइयों को समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैंने इसी चैनल में एक प्ले लिस्ट बनाई है कृषि किसान। तो इस कृषि किसान प्ले लिस्ट ये मैंने हिंदी में ही लिखा है। इसमें मैं किसानों के लिए हिंदी में महत्वपूर्ण विषयों पे लेक्चर्स बना रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो उनकी खेती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का जो विषय है वो चिलेटेड उर्वरक क्या होते हैं। बाजार में आजकल बहुत चिलेटेड उर्वरक मिल रहे हैं, क्या हमें इनका प्रयोग करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि हमको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखिए, पौधे के लिए हमें 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ये आवश्यक पोषक तत्व हैं और इसमें कुछ पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। लेकिन कुछ पोषक तत्वों को इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकेल है। तो ये इन तत्वों को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। तो ऐसा नहीं है कि जो जिनकी ज़्यादा मात्रा चाहिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी कम मात्रा चाहिए वो कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखें तो दोनों ही चाहिए, लेकिन एक की मात्रा ज़्यादा चाहिए, दूसरे की कम चाहिए। तो जिनकी कम चाहिए वो उनका हमें बड़ा अच्छे ढंग से प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी जरा सी मात्रा बढ़ गई तो वो फिर जहर का काम करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि कोई दाल या सब्जी बनती है तो उसमें हम नमक डालते हैं और बहुत थोड़ा सा नमक डालते हैं। अगर हम नमक ना डालें तो उस सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है या स्वाद नहीं आता है। तो चुटकी भर नमक हम माना प्रयोग कर रहे हैं स्वाद के लिए, और माना वो चुटकी 2-3 हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, कड़वी हो जाती है। तो देखिए, नमक का कितना महत्वपूर्ण रोल है सब्जी या दाल में कि लेकिन वो चाहिए हमको, ना बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए ना बहुत कम मात्रा में चाहिए। बिल्कुल यही स्थिति सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है। अगर हम बहुत कम मात्रा में डालते हैं तो उनका लाभ नहीं मिल पाता है, और थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा हो जाए तो वो पौधे के लिए में विष का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। इसलिए जब भी सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें, बहुत ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग करें, उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर खेत में यूरिया 2-3 किलो ज़्यादा चले जाए, 10-12 किलो ज़्यादा चले जाए तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का उर्वरक 10-12 किलो ज़्यादा चला गया तो निश्चित रूप से पौधों में उसके दुष्प्रभाव हम देख सकते हैं। पौधों में वृद्धि रुक जाएगी, पत्तियां जलने लगेंगी। इसलिए इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो हम प्रयोग करते हैं, जितने भी खाद हम प्रयोग करते हैं ज़मीन में करते हैं, जो उर्वरक हमारे होते हैं, लेकिन इन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जब उनको ज़मीन में डालते हैं तो वो अघुलनशील हो जाते हैं और पौधे को उपलब्ध नहीं होते। तो पोषक तत्व को पौधे के लिए मिलना जरूरी है कि वो पानी में घुल जाए। अगर वो पानी में नहीं घुलेगा तो पौधे को नहीं मिलेगा। तो अब होता क्या है कि जो 4 पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, आप इसको समझ लें, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो 4 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिंक है और लोहा है जिसे हम लोह कह सकते हैं या अंग्रेजी में इसे हम आयरन कहते हैं, फिर तांबा है जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, और फिर मैग्नीज है। ये 4 तत्व ऐसे हैं जो जमीन में डालते ही अघुलनशील हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इनका उर्वरक डालेंगे, ये अधिकतर सल्फेट में आते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो जमीन में डालते ही ये अघुलनशील हो जाते हैं। अब जब ये अघुलनशील हो जाएंगे या बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं, रासायनिक क्रियाएं, जिस कारण से पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते, जड़ उनका अवशोषण नहीं कर पाती। तो जमीन में तो रहते हैं, जब उनकी खाद डालते हैं सल्फेट की, जिंक सल्फेट डालें या हम आयरन डालें, लेकिन धीरे धीरे घुलते हैं। तो जो धीरे धीरे घुलते हैं और पौधे को उसी समय चाहिए जब पौधा कितने दिन का है, पूरी जो फसल की होती है जनरली 140-150 दिन की होती है, और शुरू के 40-50-60 दिन में ही इन तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसका जब फूल आ जाते हैं या फल बनने लगते हैं तब इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। तो शुरू में इसकी ज़्यादा जरूरत होती है, और शुरू में क्या है, घुलनशील होते हैं। अब ये धीरे धीरे घुलनशील होते हैं जमीन के अंदर, तब धीरे धीरे पौधों को मिलते हैं। तब तक पौधों की इसकी जरूरत होती नहीं है क्योंकि इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सी खाद का प्रयोग करें? तो ऐसी स्थिति में हम चिलेट खाद का प्रयोग करते हैं। चिलेट उर्वरक जो होते हैं वो घुलनशील तो हैं, लेकिन ये पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। ये जमीन के अंदर इसको बहुत जल्दी नहीं छोड़ते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं ताकि इनकी रासायनिक क्रियाएं होकर के अघुलनशील ना बने। तो ये घुलनशील रहते हैं। अब जब ये घुलनशील रहते हैं तो ये पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम इसका कोई
दूसरी रासायनिक खाद डालते हैं, सल्फेट वाले डालते हैं, जिंक सल्फेट डाल दिया, फेरस सल्फेट डाल दिया, तो घुल तो जाएगी, लेकिन ऐसे रूप बना लेंगे ये कि ये तत्व अघुलनशील हो जाते हैं। या ले तत्व लोहा कुछ और बन जाएगा, जिंक कुछ और बन जाएगा, तांबा कुछ और बन जाएगा, जो पौधे को नहीं मिल पाएगा। और चिलेट वाला जो है ये अपने रूप को नहीं खोता है, ये ऐसे रूप में जिंक को, तांबे को, लोहे को, मैग्नीज को रखता है कि ताकि पौधे को उपलब्ध हो जाए। तो इसका मतलब कि जो चिलेट वाले होते हैं ये इन तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। अगर हम ये डालेंगे तो पौधे को ये ज़्यादा उपलब्ध होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो चिलेट वाले उर्वरक हैं उनकी उपलब्धता ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, जो दूसरे तरह के रासायनिक सामान्य उर्वरक जो होते हैं उनकी तुलना में। इसको हम असल में साल्ट बोलते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, इसको साल्ट बोलते हैं। तो साल्ट की तुलना में ये ज़्यादा घुलनशील होते हैं और पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब ये तो बात निश्चित है कि चिलेट वाले से हमारी उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो हमें इसलिए चिलेट वाले का प्रयोग करना है। अब कब करना है, हमें इसको मिट्टी में ही करना है। मिट्टी में कब करना है, मिट्टी में डालना है, इसको हमें बुआई के समय डालना है। इसको आप खड़ी फसल में ना डालें, इसको बुआई के समय डालें। कब डालें, कूड़ों में डालें। देखिए कूड़ों में क्या होगा, उसमें बीज बोएंगे, वहाँ जड़ आएगी, जैसी जड़ आएगी वहाँ चिलेट वाला रहेगा, ये तुरंत उसको उपलब्ध हो जाएगा। देखिए जो पौधों का जो पौधे जो अवशोषण करते हैं तत्वों का, वो जड़ से करते हैं। तो तत्व कहाँ होना चाहिए, जड़ में होना चाहिए। अगर जड़ से दूर होगा तो उसका उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो अगर हम जो हमने कूड़ बनाई है जिसमें बीज डाल रहे हैं, इसको हम प्रयोग कर लें उसी के साथ साथ या उसके बगल में डाल दें, तो ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो चिलेट वाले उर्वरकों को हमें कब डालना है, बुआई के समय डालना है, कूड़ में डालना है। अब डालना कितना है ये भी एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए ये तत्व जैसे मैंने बताया कि अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो भी नुकसान कर देगा। अब हमें देखना पड़ेगा मिट्टी में तत्व कितने हैं, तो इसकी मिट्टी की जांच कराएं कि ये तत्व कितने हैं। सामान्य है तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम आ रहे हैं तो हम इसको डालेंगे, अधिकता हो रही है तो भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसी मात्रा में डालें ताकि वो नुकसान ना करें। तो जनरली हम जो है इसको 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर, या हम कह सकते हैं कि 6 किलोग्राम प्रति एकड़ हम इसको प्रारंभ में प्रयोग करें। और अगर हमें रिजल्ट नहीं आता है तो हम उसकी मात्रा को अगली बार बढ़ा सकते हैं। तो शुरू में जो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर, लेकिन एकड़ जो है 1 एकड़ 2.5 एकड़ होते हैं 1 हेक्टर में, तो हम करीब मान सकते हैं कि 5-6 किलोग्राम हम ये चिलेट वाला 1 एकड़ में प्रयोग कर लें। और मिट्टी में मिला के, क्योंकि 5-6 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसको मिट्टी में मिला लें और फिर इसको मिक्स कर करके हम कूड़ों में डाल दें। तो ये आपको प्रयोग करना है। लेकिन आजकल कुछ चिलेट को ये भी कहा जा रहा है कि जो खड़ी फसल है तो उसमें पत्तियों पर उसका छिड़काव कर दें, उसका सॉल्यूशन बना के पानी में घोल करके। देखिए जो चिलेट वाला है उसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छे जो परिणाम होते हैं या हमें जो अच्छा मिलेगा वो इनके साल्ट का मिलेगा, जो मैंने जैसे बताया सल्फेट, जैसे जिंक सल्फेट का हम छिड़काव कर दें या कॉपर सल्फेट का कर दें या फेरस सल्फेट का प्रयोग कर दें। तो अगर हम चिलेट वाले को जमीन में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और छिड़काव के लिए हमें अच्छा रिजल्ट तब मिलेगा जब इसके हम साल्ट वाला प्रयोग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि चिलेट वाले से हमें परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा, लेकिन हम बहुत अच्छा ले सकते हैं, परिणाम उससे अच्छा ले सकते हैं अगर हम उसका लवण वाला प्रयोग करें। लेकिन ये एक इस पर निर्भर करता है कि पौधे में वास्तव में उसकी कमी है या नहीं है। अगर पौधे में कमी है, मिट्टी में कमी है, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम तुरंत नजर आएगा। अगर कमी नहीं है तो परिणाम नजर नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम कॉपर को डाल देते हैं, चिलेट को डाल देते हैं या मैग्नीज का चिलेट डाल देते हैं और हमें उसका परिणाम नजर नहीं आता। उसका कारण यह है क्योंकि वो जमीन में इतना है, पौधे को उसकी जरूरत है ही नहीं, जमीन इतना उसको दे रही है। तो हम अनावश्यक रूप से अपने खेती का खर्चा बढ़ा रहे हैं, खरीद के डाल रहे हैं, जबरदस्ती हम उसका छिड़काव करें, ऐसा नहीं करना है। तो आप जब भी इनका प्रयोग करें तो मृदा की, मिट्टी की जांच जरूर कराएं। तो जब भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना है तो मिट्टी की जांच करा के ही करें। तो मैंने बिल्कुल बताया, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया नमक वाला, कि नमक कम हो गया तो भी नुकसान है क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा है, और ज़्यादा हो गया तो कड़वापन हो गया, वो भी नुकसान है। इसी तरह से पौधे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेते हैं इसी तरह से लेते हैं। कम हो गया तो भी नुकसान है, नुकसान इस कारण है क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ज़्यादा हो गया तो ये पौधे के अंदर विष का काम कर देते हैं। इसलिए आप जब चिलेट उर्वरकों का प्रयोग करें तो बुआई के समय मिट्टी में करें, और छिड़काव करना है तो कर सकते हैं छिड़काव, लेकिन अच्छा ये होगा कि हमें उसका साल्ट मिल जाए, सल्फेट साल्ट मिल जाए तो हम उसका छिड़काव करें। तो ये मैंने आपको बताया कि चिलेट उर्वरक क्या होते हैं। तो ये सामान्य उर्वरकों से अलग होते हैं और ये जमीन के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को, इन वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। वो इन पोषक तत्वों को उस रूप में रखते हैं जिस रूप में पौधा उसको लेता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये चिलेट उर्वरक क्या होते हैं। धन्यवाद।